प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अपघटन कि विद्युत अपघटन क्या होता है और विद्युत अपघट्य क्या होता है। वैसे थोड़ा सा पहले भी बताया था आपको चालक के बारे में, और वैसे कोलराउस के नियम में भी बताया था कि प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। आज हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि विद्युत अपघट्य होता क्या है। देखो, विद्युत अपघट्य के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं कि विद्युत अपघट्य होता क्या है। कि जैसे अपने पास ये NaCl दिया हुआ है, NaCl को पानी में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में टूट गया। किसमें टूट गया? Na+ और Cl- में। अब देखो, आयनों में टूट जाता है, वही क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। किंतु आयनों में टूट तो गया, किंतु इस बात का पता कैसे चले हमें कि ये आयनों में टूट गया। जबकि देखो क्या होता है, विद्युत अपघट्य जल में घोलने पर ही अपने आयनों में टूट जाता है। जबकि विद्युत अपघट्य की जो परिभाषा देते हैं वो विद्युत धारा को आधार मान के देते हैं। किंतु विद्युत धारा को आधार क्यों मानते हैं? नहीं, सॉरी, किंतु विद्युत धारा को आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका एक कारण है कि हमें पता कैसे चले कि पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। देखो, जल में घोलने पर Na+ और Cl- में टूट गया। इसका पता कैसे लगाएं कि ये टूट गया? इसका पता चलेगा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो जो धनायन है वो कहां जाएंगे? कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है तो ये कैथोड की ओर। और जो ऋणायन होते हैं वो कहां जाएंगे? एनोड पर। यानी एनोड पर ऋणायन और कैथोड पर धनायनों का जमाव होता है। तो ये बात पता कैसे चली? ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव कहां जाता है, और ये भी पता चल गया कि नेगेटिव कहां जाता है। पता दोनों चल गया, दोनों बात का। और ये भी पता चल गया कि ये अपने आयनों में टूट गया। इसी कारण विद्युत अपघट्य की जो परिभाषा देते हैं, जनरली परिभाषा ऐसे लिख देते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। किंतु जो रियलिटी परिभाषा होती है, मान लो जो वास्तविक परिभाषा मानते हैं जिससे सारी चीजों की पुष्टि हो, उसको हम क्या कहेंगे कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या हो कि वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। यानी विद्युत प्रवाहित की और जलीय विलयन में उसको घोड़ा, यानी उसका जलीय विलयन बनाया। तो धनायन कहां गए? कैथोड की ओर, और ऋणायन एनोड की। इसी कारण विद्युत को लेते हैं, जबकि जलीय विलयन में ही टूट जाते हैं। परिभाषा क्या लिखते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे? कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। अब देखो, यहां भी बता चुका हूं मैं कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर निक्षेपित होता है। तो ये बात हम जान लेते हैं, विद्युत अपघटन में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर निक्षेपित होता है। अब हम विशेष स्थितियां किस प्रकार लेते हैं कि कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा। इसके लिए हमें इन स्थितियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीन स्थितियों का यदि हमें ज्ञान हो तो हम किसी भी विद्युत अपघटन के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ 3 उदाहरण दूंगा और 3 के अलावा अलग से उदाहरण भी बताऊंगा आपको, उससे पता चल जाएगा कि कैथोड पर कौन सा उत्पाद बनेगा और एनोड पर कौन सा। यानी कैथोड पर किसका जमाव होगा और एनोड पर किसका जमाव होगा। तो पहली स्थिति को लेके चलता हूं मैं। किसको लेके चलता हूं? पहली स्थिति। देखो, पहली स्थिति क्या है? देखो, ये विद्युत अपघट्य है। इसमें एक कैथोड लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है? एनोड लगा हुआ है। ये क्या है? एनोड।
और दूसरा क्या है, कैथोड। एक कैथोड लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है। अब देखो ऋणायन तो यहां जमेंगे, यहां क्या जमेंगे, ऋणायन। वो धातु के रूप में भी जम सकता है और वो गैस के रूप में भी मुक्त हो सकता है। वो तो अलग अलग उत्पाद पर निर्भर करेगा, ज्यादातर गैसीय उत्पाद के रूप में ही बाहर निकलता है। यहां क्या जमेगा, यहां धनायन जमेगा। ये जनरली धातु के रूप में ही होगा, किंतु ये ठोस अवस्था में धातु के रूप में होगा और कभी कभी गैसीय अवस्था आ जाती है, यानी गैसीय रूप में भी बाहर निकले सकता है। किंतु धनायन का जमाव कहां होगा, कैथोड पर, और ऋणायन का जमाव कहां होगा, एनोड पर। इसके अंदर विद्युत अपघटे भरा हुआ है। अब देखो विशेष कंडीशन, जो विशेष स्थितियां हैं वो कैसे लेते हैं, स्पेसिफिक जो केस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे ये एनोड है, एनोड भी आपको पता है धातु का बना होता है, और जो कैथोड है वो भी किसका बना होता है, धातु। देखो कैथोड एनोड को इधर उधर कैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धातु का कैथोड बना होगा और धातु का ही एनोड बना होगा। अब देखो इसके अंदर क्या भरा होगा, विद्युत अपघटे। क्या भरा हुआ होगा, विद्युत अपघटे। इसके अंदर विद्युत अपघटे भरा हुआ होगा कि एनोड पर क्या होगा, ऋणायन का जमाव होगा, कैथोड पर धनायन का जमाव होगा। ये बाद की बात है। अब क्या कहेंगे कि ये दोनों धातु के बने हुए हैं और इसके अंदर विद्युत अपघटे हैं, और विद्युत अपघटे भी किस रूप में होना चाहिए, धातु लवण के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, उसके अंदर धातु होनी चाहिए। तो देखो ये पहली स्थिति में क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोड, ये ऊपर वाले क्या हो गए, इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड। और जो विलयन भरा हुआ है वो क्या हो गया, वो हो गया विद्युत अपघटे। अब मैं ये कहूं कि विद्युत अपघटे और इलेक्ट्रोड दोनों में ही धातु होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें धातु धातु लवण के रूप में होगी और इसमें धातु ठोस अवस्था में होगी। तो देखो पहली कंडीशन ये कहती है कि इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटे दोनों की धातु क्या हो जाए, समान हो। क्या कंडीशन है कि इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघटे की धातु क्या हो, समान हो, सेम धातु हो। तो क्या होगा, देखो जो धातु हमने ले रखी है, चाहे वो इलेक्ट्रोड के रूप में ले रखी है चाहे धातु लवण, क्योंकि समान ही हो गई तो धातु चेंज थोड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी उसी धातु का बना हुआ है और उसी के अंदर उसी धातु का लवण भरा हुआ है। ये मान लो जैसे Cu का कॉपर का इलेक्ट्रोड है और भरा हुआ क्या है विलयन के अंदर, कॉपर सल्फेट। जो विलयन है वो किस रूप में है, कॉपर सल्फेट। यानी कॉपर के इलेक्ट्रोडों को कॉपर सल्फेट में डुबो दो तो वो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटे की धातु क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होता है कि धातु का एनोड, जो एनोड है उस पर धातु का क्या कर देते हैं, उसी धातु का ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर उस धातु का क्या कर देते हैं, उसी धातु का कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, अच्छा ये बात याद रखें। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि विद्युत अपघटे और इलेक्ट्रोड दोनों की धातु क्या हो, समान हो। विद्युत अपघटे और इलेक्ट्रोड दोनों की धातु समान होती है, यानी ये मान ले कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कौन सी धातु के बने हुए हैं, कॉपर धातु के बने हुए हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में धनायन ऋणायन वाला सिस्टम नहीं रहेगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उसी धातु कौन, जिसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है और जिसका क्या बना हुआ है, विद्युत अपघटे, उसी धातु का एनोड पर ऑक्सीकरण कर देते हैं और कैथोड पर क्या कर देते हैं, अपचयन। तो यही बात लिखी कि जब विद्युत अपघटे तथा इलेक्ट्रोड की धातु समान हो तो उस धातु का कैथोड पर अपचयन तथा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है।
यहां उदाहरण नहीं बताया, मैं उदाहरण लिख देता हूं कि CuSO4 में Cu इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर क्या कहें कि CuSO4 का Cu इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन कर दो। अलग से यहां उदाहरण ले लेता हूं मैं। देखो क्या कहना चाह रहा है कि Cu इलेक्ट्रोड है, क्या है, Cu इलेक्ट्रोड है, उसको किसके अंदर डाल दिया, CuSO4 के अंदर डाल दिया। बताओ इलेक्ट्रोड की और विद्युत अपघटे की दोनों की धातु समान है, समान है तो क्या करेंगे, कैथोड पर उस धातु का अपचयन और एनोड पर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वाला काम हम पहले करते हैं, तो क्या लिखे, एनोड पर कौन सी धातु अपने पास, कॉपर, कॉपर का ऑक्सीकरण कर दो, Cu किस में बदल जाएगा, Cu+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अपचयन होगा, कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, यानी Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, Cu। कोई दिक्कत, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है कि Cu इलेक्ट्रोड का CuSO4 के साथ विद्युत अपघटन करने पर, या ये लिख दे CuSO4 में Cu इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर, कैसे भी लिखे कि CuSO4 में Cu इलेक्ट्रोड डालकर विद्युत अपघटन करने पर। भाषा अलग हो सकती है, भाषा किसी रूप में चेंज हो सकती है। अपने को देखना क्या है कि इलेक्ट्रोड की धातु और विद्युत अपघटे की धातु दोनों धातुएं समान है क्या, दोनों धातुएं यदि समान हैं तो एनोड पर क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, और कैथोड पर क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। बस ये बात है, ठीक है। कैसा भी ले लो, AgNO3 का Ag इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर ऐसे लिख दे, AgNO3 है, उसको Ag इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन कर दो, तो देखो Ag समान है, तो एनोड पर धातु का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या करेंगे, कैथोड पर अपचयन। ध्यान क्या रखना है, विद्युत अपघटे तथा इलेक्ट्रोड की धातु क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी स्थिति पर चलो। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि जब विद्युत अपघटे तथा इलेक्ट्रोड की धातु समान न हो, यानी असमान हो, तो ऋणायन, अब वो प्रोसीजर पड़ेगा कि ऋणायन कहां जाएंगे, एनोड पर, और धनायन कहां जाएंगे, कैथोड। ये प्रोसीजर कब अपनेगा, जब धातु इलेक्ट्रोड और धातु विद्युत अपघटे है, यानी विद्युत अपघटे की धातु और इलेक्ट्रोड की धातु दोनों असमान हैं, आपस में एक नहीं है, तो उस स्थिति में ऋणायन को तो एनोड पर भेज दो और धनायन को कैथोड पर। ये हमें पता है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन, ये डेनियल सेल में भी पढ़ा था हमने। तो देखो, तो एनोड पर ऋणायन तथा कैथोड पर धनायन निक्षेपित होते हैं, ये बात कोई दिक्कत नहीं। किंतु देखो ऐसे कह दिया कि AgNO3 का या CuSO4 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर, इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का, विद्युत अपघटन में यहाँ कॉपर है और यहाँ क्या है, चांदी है, धातु समान है या असमान, समान है या असमान, असमान, धातु क्या है, असमान। और जब धातु असमान हो गई तो ऋणायन को कहां भेजेंगे, ऋणायन कौन कौन है, NO3 को तो एनोड पर भेज देंगे, कहां भेज देंगे, एनोड पर, और यहां SO4 को कहां भेज देंगे, एनोड पर, क्योंकि ऋणायन है, इसमें SO4 को भेज देंगे और इसमें NO3 को। कैथोड पर क्या भेजेंगे, कैथोड पर जाएगा, इसमें तो Ag चला जाएगा और इसमें क्या चला जाएगा, C। किंतु अगले ने एक शर्त दे दी, किंतु एनोड पर NO3 और सल्फेट आयन आ जाएं तो इनका निक्षेपण एनोड पर नहीं होता है।
क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? प्रबल ऑक्सीकारक से बने हुए उत्पाद हैं, यानी अपचयित उत्पाद के रूप में आ गए। तो इनका वहां ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, पहले से जिसके अंदर ऑक्सीजन हो उसका ऑक्सीकरण भला कैसे होगा? ऑक्सीकरण में क्या होगी? परेशानी होती है। इसी कारण NO3 और SO4 आयन कहां नहीं जमेंगे? एनोड पर नहीं जमेंगे। दिक्कत आ गई यहां पर। अब देखो, उदाहरण भी परीक्षा में आपको ऐसे ही मिलेंगे। कैसे उदाहरण मिलेंगे? जिसमें कौन सा आयन आए? या तो नाइट्रेट आयन आए या सल्फेट। बाकी दूसरे ऋण आयन की तो कल्पना ही मत करो यार, क्योंकि दूसरे ऋण आयन की कल्पना करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि न तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और न ही जो +2 का जो एग्जाम होगा उसमें आपको सिंपल ऋण आयन मिलेगा। वहां पर क्या आएगा? NO3 और सल्फेट ही आएगा। जैसे HgNO3 दे दिया, CuSO4 दे दिया, ZnSO4 दे दिया, Al2SO4 मोलराइज दे दिया। यानी या तो SO4 आयन मिलेगा या NO3 आयन मिलेगा। तो इसी कारण हमने इसकी एक विशेष स्थिति बना दी कि एनोड पर ये आयन आ जाएं तो इनका एनोड पर निक्षेपण नहीं होता है, तो वहां जल का ऑक्सीकरण करवा देते हैं या जल का ऑक्सीकरण होता है। हमें एनोड पर हर हाल में ऑक्सीकरण चाहिए, तो यहां अब की बार हम क्या करेंगे? जल का ऑक्सीकरण एनोड पर करवा देंगे। कब करवा देंगे? कि जब इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य की धातु क्या हो? असमान हो और एनोड पर कौन से आयन आ जाए? नाइट्रेट सल्फेट आयन आ जाए, तो इनका एनोड पर निक्षेपण नहीं होगा, तो वहां जल का ऑक्सीकरण करवाएंगे। देखो करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवा देंगे। ऑक्सीकरण में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एनोड का सिस्टम उठा लो। एनोड प्रश्न लिख देता हूं। CuSO4 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा? कि कॉपर सल्फेट का, यानी कॉपर सल्फेट में ये Cu है, ये Pt। वैसे यहां लिख भी रखा CuSO4 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर, तो एनोड पर क्या होगा? देखो, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण। किसका? ऋणायन का। अब ऋणायन कौन से आ गए? यहाँ ऋणायन सल्फेट आ गया। सल्फेट का होगा नहीं, तो क्या करेंगे? जल का ऑक्सीकरण करेंगे। ये जल है, क्या है? H2O है। इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब क्या? कैथोड पर देखो, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर धनायन को भेजना है। धनायन कौन सा है? Cu। कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत कौन से धनायनों में है? इन 5 धनायनों में दिक्कत है। ये 5 धनायन कहां नहीं जाएंगे? ये 5 धनायन कैथोड पर नहीं जाएंगे। Na+, K+, Ca+2, Mg+2 और Al+3 दो ऋणायन है। NO3- और SO4 ये कहां नहीं जाएंगे? ये एनोड पर नहीं जाएंगे और ये धनायन कैथोड पर। तो Cu में कोई दिक्कत नहीं है। Cu का क्या करा दो? अपचयन करवा दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा और किसमें बदल जाएगा? यानी CuSO4 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या कौन सा उत्पाद बनता है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर कॉपर। ठीक है, यही पूछता है। ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, CuSO4 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर कैथोड तथा एनोड पर बनने वाले उत्पाद कौन से होंगे? रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, अब देखो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है वो देखो। तीसरी कंडीशन कह रही है कि जब विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड की धातु असमान हो तो एनोड पर ऋणायन तथा कैथोड पर धनायन निक्षेपित होते हैं। ये बात तो हमें दूसरे में भी पढ़ चुके, किंतु कैथोड पर ये 5 धनायन कौन कौन से? Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Al+3 ये 5 धनायन यदि कैथोड पर आ गए तो इनका कैथोड पर क्या नहीं होता है? जमाव नहीं होता है, यानी अपचयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्षार धातु अपचायक होती हैं, उनका पहले से ऑक्सीकरण होता है और जिस चीज का ऑक्सीकरण हो रहा हो उसका अपचयन नहीं हो सकता।
क्षार धातु में क्या होती हैं, अपचायक होती हैं, और जो अपचायक होती हैं उनका क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ क्या कराने की बोल रहा है, अपचयन, तो इनका जमाव कैथोड पर नहीं होगा। तो क्या होगा, तो वहां पर ये आयन जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, रोड़ा जल का ये सारा झंझट किसका है, पानी का है, क्योंकि जलीय विलयन में वैद्युत अपघट है। तो वहां एनोड का क्या करा देते हैं, एनोड पर जल का ऑक्सीकरण, और यहां ये इन आयनों के साथ जल अभिक्रिया कर लेता है। कैसे, देखो ये एनोड है, क्या है, एनोड है। उदाहरण दे दिया, जैसे इसमें उदाहरण दे दिया CaH2 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर, एक बार लिख देता हूं, CaH2 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर, यहाँ Pt है, यहाँ Ca, इसमें टूटेगा ये Ca+2 में और 2H- में, यहाँ H प्लस नहीं आएगा, हाइड्राइड है तो H- में आएगा, किसमें आएगा, H- में। तो पॉजिटिव को कहां भेजो, पॉजिटिव को भेज दो कैथोड पर और नेगेटिव को भेज दो एनोड पर। नेगेटिव कौन सा है, H-, कोई चक्कर नहीं है। दिक्कत है क्या, इसमें नहीं दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे कि 2H- है, इससे H2 बन जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। एक H- से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और दूसरे H- से दूसरा। अब देखो कैथोड पर क्या करें, कैथोड पर होगा धनायन का निक्षेपण। धनायन कौन आ गया, कैल्शियम आ गया। कैल्शियम है क्या इन आयनों में, है, जमाव नहीं होगा। तो यहां क्या होगा कि ये आयन क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा, जल से। एक तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2। एक तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, CaOH2 बन गया, ये स्पीशीज, ये हो गया, मान लो इसका उदाहरण है तीसरे का, कि CaH2 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। तो देखो क्या होगा कि ऋणायन है वो एनोड पर चला गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया, और धनायन है जो वो कहां गया, वो कैथोड के ऊपर। अब Ca+2 है, इसका अपचयन नहीं होता है, अपचयन क्यों नहीं होता है ये भी बता दिया आपको। तो ये जल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 मुक्त होगी। अब एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, यहां तक हो गए सारे आपके, और आप घर पे इस चीज को देखना और फिर कल कमेंट बॉक्स में लिखना कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि CaSO4 का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन करने पर कैथोड तथा एनोड पर बनने वाले उत्पादों के रासायनिक समीकरण लिखिए या रासायनिक अभिक्रिया बताइए। क्या क्वेश्चन दिया, CaSO4 है, ये CaSO4 नहीं है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का Pt इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघटन कल बताऊंगा इसको। इसमें ध्यान रखना Ca भी आ गया और सल्फेट भी आ गया, ये भी नहीं तो Ca का जमा होगा और नहीं सल्फेट का, इतना हिंट दे दी मैंने आपको। अब रासायनिक अभिक्रिया आप खुद लिखोगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।